Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students, how are you all? I hope you're all really fine and enjoying your good health. But today is our day number 12 और आज के दिन भी another important day जिसके अंदर हम once again बात करने जा रहे हैं about our 20 marks section. 20 मार्क का सेक्शन है जिसके ऊपर आज इंशाल्लाह डिस्कशन होगी और ये 20 मार्क्स किस चीज़ के हैं ये भी अभी बस पता चल जाता है, बस थोड़ा सा इंतज़ार। कल हमारा एक बड़ा ही छोटा टॉपिक था जिसके ऊपर हमने बात की, असाइनमेंट्स आपकी चेक की, दैट वाज ऑन मेमो राइटिंग। ठीक है, और मेमो राइटिंग के ऊपर अगर मैं बात करूं तो मैंने जाते वक्त कह के गया था कि भाई जो असाइनमेंट आप लोग भेज सकते हैं भेजें, और ताकि मैं उनको जो है वो चेक करूं। तो बड़ी हैरानी वाली बात ये थी कि बहुत से कम बच्चों ने असाइनमेंट, यानी बहुत ही कम, यानी मैं नाम भी इसको लेना नहीं चाहता, वही मैं कहूँगा कि जनाब लिटल। ठीक है, तो आई रिसीव्ड ओनली फ्यू असाइनमेंट्स यू कैन से। तो वो जो मैंने आपको लिटल फ्यू का बताया था ना, तो यहाँ पे फ्यू चुके तादाद है तो इसलिए उसके ऊपर ही बात कर रहा हूँ। तो ये जो तादाद थी दैट वाज एक्चुअली फ्यू। ठीक है, तो इसलिए मैं उसके ऊपर बात ही नहीं करना चाह रहा। तो मेमो राइटिंग मैंने कल आपको करवाया, असाइनमेंट्स मेरे पास थी, वो मैंने चेक की और उसके ऊपर हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रिप की और चीज़ों को समझने की कोशिश की। मैं बताता चलूँ कि उसको करना आपके लिए ज़रूरी होगा और इसको लाजमी कम से कम 2 मेमोज़ आप लाजमी कीजिएगा ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो इंश्योर हो अच्छे तरीके से। अगर मेमो आ गया तो क्या करेंगे भाई, तो जिस तरह का आपका बिहेव था असाइनमेंट्स के ऊपर तो वो तो बहुत ही जो है ना वो इनटॉलरेबल था। तो ज़रा इसके ऊपर ध्यान कीजिए। तो आज के दिन की जब हम बात करते हैं बेटा, तो आज के दिन हम लोग बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ ऑन रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर अब हम बात करेंगे। अच्छा, ये रिपोर्ट राइटिंग क्या है, ये सारा सिलसिला क्या है, वो सारा बड़ी तफसील से मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन अभी बस एक बात याद रखें, मिसाल के तौर पर आज चलिए हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे कि फ़र्ज़ कर लें कि आपको ना आप न्यूली अपॉइंट हुए, ठीक है, मैनेजरियल पोजीशन पे न्यूली अपॉइंट हुए हैं और आपको ये कहा गया है, और कहाँ अपॉइंट हुए हैं जनाब, पाकिस्तान रेलवे में। ठीक है, और सबसे पहले आपके ऊपर जो टास्क आया है, जो आपको सॉल्व करने के लिए कहा गया, वो असल में क्या है कि आपने बताना है कि वाई पीपल, चूँकि डू आएगा फिर वाई डू पीपल अनहैप्पी बिकम, यहाँ पे आएगा हेल्पिंग वर्ब भी तो लगाना है ना, बिकम अनहैप्पी फ्रॉम रेलवे। ठीक है, लोग क्यों रेलवे से खफा हैं, क्यों नाराज़ होते हैं और क्यों इसको इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। अच्छा, और इसके ऊपर आपने क्या करना है कि एक रिपोर्ट लिखनी है। आप क्या करोगे मुझे ज़रा बताइएगा। आप चूँकि मैनेजरियल पोजीशन पे हैं और काफ़ी आपको जो है ना वो असर रसूख हासिल है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आप विज़िट करेंगे किस चीज़ का, हेड ऑफिस का। ठीक है, पहला काम तो आप ये करेंगे, हेड ऑफिस का विज़िट करेंगे। दूसरे नंबर पे जब बात करेंगे आप, तो आप नेक्स्ट क्या कर रहे होंगे कि आप हेड ऑफिस विज़िट करने के बाद वहाँ पे आप देखेंगे कि क्या क्या इश्यूज़ हैं, कि जिन इश्यूज़ के ऊपर जो है वो बात की जानी चाहिए, कि क्या बिहेव है, रेलवे काम कैसे कर रही है, और रेलवे से जो सारे यहाँ से टिकट्स और ये सारे मामला चलते हैं उनके ऊपर लोगों की क्या राय है। आप हेड ऑफिस जाके जो है ना वो मैनेजमेंट से सबसे पहले बात करेंगे, वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनसे बात करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा काम आप क्या करेंगे कि आप चले जाएंगे रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन जाएंगे और रेलवे स्टेशन जाके वहाँ के तमाम हालात का जायज़ा लेंगे। खाली एक ही शहर में नहीं, मुख्तलिफ़ जगहों पे आप जाएंगे और मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके आप अपने जो है ना व्यूज़ देखेंगे। अच्छा, जब एक से दूसरी जगह पे जा रहे होंगे तो आपको ख़ुद रेल का सफ़र करना चाहिए। ठीक है, आप सफ़र करेंगे, ये जो आपका सफ़र होगा वो SUFFER वाला होगा कि जर्नी वाला सफ़र होगा, ये तो डिपेंड करेगा जब आप रेलवे को देख रहे होंगे, और बड़े ध्यान से इसके ऊपर भी आप चेक करेंगे।
जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर आप लोगों से पूछेंगे कि बताएं ज़रा रेलवे के बारे में क्या आपकी ख़यालात हैं और आप क्यों प्रेफर करते हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप क्यों रेलवे का सफ़र प्रेफर नहीं करते, उसकी वजह क्या है ये बताएं और उसके ऊपर आप तमाम तर फाइंडिंग्स करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप आके, चूँकि हेड ऑफिस, तो आप पहले दोबारा हेड ऑफिस आएंगे और यहाँ पर आके पूछेंगे कि ये शिकायत आए, मुझे बताएं कि इसमें हमारे अफसरान में से किस किस की गलती है। तो दोबारा हेड ऑफिस आते हुए, मैं इसको यहाँ पे दोबारा करता हूँ, हेड ऑफिस आते हुए आप इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करेंगे और एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाकर उसे आप अपने टास्क देने वाले बंदे को दे देंगे। तो रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है कि एक चीज़ के ऊपर मैं कहता हूँ जी, अ डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन एंड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन में बस ऐसे लिख रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन a solution, a detailed investigation and after investigation a solution is provided। ठीक है, कि क्या किया जाना चाहिए, किस किस तरह से किया जाना चाहिए, दिस इज़ ऑल अबाउट रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग का जो सेक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन, लेकिन ये जो सेक्शन होता है ना, ये ज़रा थोड़ा डिटेल्ड सेक्शन होता है, इसलिए इस सेक्शन के ऊपर अगर मैं कहता हूँ कि अगर ये आता है तो इसका मतलब है कि ये लेटर से भी थोड़ा मुश्किल है, मगर लेटर से तो आसान ही है, क्योंकि लेटर के 6 टाइप्स हैं, इसकी जो है ना वो नॉर्मली होती है और वो हर एक सेक्शन जो है ना वो एक तरह से कवर हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादातर तो यही है कि रिपोर्ट राइटिंग आना ये सेकंड मोस्ट प्रायोरिटी है, अच्छी बात है। ठीक है, कि ये जो आती है आपको रिपोर्ट राइटिंग, तो ये करना आपके लिए आसान होगा। हाँ, लिखना बस थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा आपको, लेकिन जब बात करते हैं मेमो राइटिंग की तो वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, और जनाब वो अगर आ जाता है तो मसला ही कोई नहीं होता, आप तो खुश होना चाहिए आपको बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद सेकंड के ऊपर उसके मुकाबले में, यानी ये मेमो राइटिंग के मुकाबले में रिपोर्ट राइटिंग थोड़ी सी मुश्किल है, और इसके मुकाबले में जो है ना वो लेटर राइटिंग थोड़ी ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो ये एक कैटेगरी है, लेकिन याद रखिएगा मैंने पहले भी कहा था कि 90% जो सिलेबस है, जो ऑप्शन है वो ये है कि आपको आएगी ही रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, सॉरी लेटर राइटिंग आएगा, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। 20 मार्क्स हैं, ऐसा नहीं है कुछ चॉइस होगी, आपको कोई एक ही आएगा तीनों में से। अच्छा, अगली बात क्या है यहाँ पे वो भी ज़हन में रखिएगा कि जब मैं बात करता हूँ कि कितना टाइम एलोकेट करना चाहिए, तो मैं हमेशा बच्चों को ये बात कहता हूँ कि भाइयों याद रखना कि आपने इसको जो टाइम देना है वो होगा 32 से लेकर 40 मिनट्स का टाइम। अब उस लिहाज से आपने बाकी सेक्शंस को देखना होगा कि आप कितना कितना टाइम बचा सकते हैं, तो इसलिए 32 से लेकर 40 मिनट्स का टाइम आपने रिपोर्ट राइटिंग के सेक्शन के ऊपर देना होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको इतना जो बुनियादी मैंने एक आपको बताई चीज़ वो आपको समझ आई होगी। तो रिपोर्ट राइटिंग असल में क्या है, जिस चीज़ से के ऊपर रिपोर्ट है आप डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करते हैं, थॉरली एक एक चीज़ के ऊपर देखते हैं, फिर उसके बाद आप बताते हैं कि कहाँ पे क्या मसला था, किस किस तरह से क्या प्रॉब्लम थी, और उसके सलूशन के ऊपर भी आप बात कर रहे होते हैं कि हम इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अंदर ये नहीं दिखाते कि जी अब कोई कुछ नहीं हो सकता, पूरी मायूसी एंड ऑल दैट, नहीं, आपने रिपोर्ट के अंदर लाजमी फिर उसके ऊपर हल भी देनी है। सॉरी, तो ये सारी चीज़ें आपने लाजमी इसके अंदर बतानी होती हैं। क्लियर? तो जनाब दिस इज़ ऑल अबाउट रिपोर्ट राइटिंग। तो अब मैं ज़रा इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हुए चीज़ों को समझाऊंगा ताकि अब आप ज़रा ज़्यादा अच्छे अंदाज से इसको समझ और अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो आइए जनाब, अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट रिपोर्ट राइटिंग विद मोर डिटेल्ड कि ये रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। याद रखें जी कि टेक्निकल डेफिनेशंस के मुताबिक एक रिपोर्ट जो होती है ना उसे डिफ़ाइन किया जाता है कि कोई भी अकाउंट, चाहे ऑरल हो, रिटन हो, ठीक है, चीज़ों से रिलेटेड जो होता है, जो आप अकाउंट करते हैं, मुहासबा करते हैं, यहाँ पे मैं वर्ड लिखता हूँ मुहासबा, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी। तो जो ऑरल हो सकता है, रिटन हो सकता है, लेकिन हमारे लिए क्या है, रिटन। और याद रखें कि 90% प्रेफर जिसे किया जाता है दैट इज़ रिपोर्ट इन रिटन फॉर्म। ठीक है, तो जो एक सर्टेन टॉपिक के ऊपर आप एक अपना थॉरो इन्वेस्टिगेशन करते हो, अकाउंट करते हो, दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड रिपोर्ट।
याद रखिए कि फॉर्मल रिपोर्ट लिखना, और फॉर्मल क्या होता है कि जिसके अंदर ऑफिशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये आपने बात नहीं भूलनी। ऑफिशियल जो है ना वो तमाम लैंग्वेज आपने अपनानी होती है फॉर्मल वे के अंदर। लेटर भी फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल, अच्छा इनफॉर्मल कहाँ होता है, जहाँ पे आपके दोस्त हैं, ठीक है, दोस्तों के साथ इनफॉर्मल बिहेव हो सकता है। अच्छा, तो एक फॉर्मल रिपोर्ट लिखना क्या होता है कि बड़े ध्यान से आपने एक चीज़ को देखना है, इन डेप्थ आपने एक टॉपिक के ऊपर आना है और उसके ऊपर अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी है। एक फॉर्मल टोन का होना बहुत ज़रूरी है जब आप एक रिपोर्ट लिख रहे होते हैं, ये बात याद रखिएगा, फॉर्मल टोन का होना ज़रूरी है। ये नहीं आप कहेंगे वो हाँ कोई जोक मार दिया बीच में, ये वो इस तरह का कोई काम नहीं करना। जब आप जब राइटिंग जो है वो इस सेक्शन को आप लिख रहे होते हैं, जब लिख रहे होते हैं आप, तो अपने ज़हन में रखिएगा कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन सा है, किसको लिख रहे हैं। तो आपसे सीनियर ही होता है ना ज़्यादातर, तो बात यही होती है कि वो जो जिसको आप रिपोर्ट भेज रहे होते हैं वो आपका सीनियर होता है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। तो इसलिए हमने फॉर्मल वेज़ को अपनाना बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी होता है, और फॉर्मल वेज़ के ऊपर जाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, तो अगली बात करते हैं। तो जनाब अब इंट्रोडक्शन के ऊपर मज़ीद थोड़ा आगे आते हैं कि केयरफुल इंक्वायरी बड़ी ज़रूरी होती है और गौर व फिक्र बड़ा ज़रूरी होता है कि अपॉइंटेड पर्सन की तरफ से एक बिज़नेस रिपोर्ट जो होती है वो आपको प्रोवाइड करती है स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर अकाउंट, ठीक है, कि किस किस तरह से क्या हुआ, क्या क्या था। और जनाब याद रखें कि एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की शक्ल में होती है, इस चीज़ को आपने नहीं भूलना। ये फैक्चुअल डाटा जो है वो कन्वे कर रही होती है सर्टेन सब्जेक्ट्स के ऊपर एक सिस्टमेटिक और फॉर्मल मैनर में। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं रिपोर्ट राइटिंग के? रिपोर्ट राइटिंग जो होती है ये असल में मैनेजमेंट को एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम या किसी वाक़े से मुतल्लिक एक डिटेल्ड जो है ना वो आपकी तरफ से एक डिटेल्ड रिस्पॉन्स होता है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरह हुआ, ज़रा इसके ऊपर बताएं। तो वही एक होता है। अच्छा, आपने असल हुकूमत में भी अक्सर सुना होगा कि इसके ऊपर एक कमेटी बैठ गई है तो वो अपनी एक फाइंडिंग्स हमारे सामने लेकर आएगी। ये वर्ड आप फाइंडिंग्स बहुत ज़्यादा सुनते हो, तो ये फाइंडिंग्स असल में क्या है, ये रिपोर्ट ही है कि जो कि प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, एक करंट स्टेट के चीज़ों के ऊपर या कोई भी बिज़नेस है उस चीज़ के ऊपर, तो ये सारी चीज़ असल में क्या कहलाती है, रिपोर्ट ही कहलाती है। जनाब प्रूफ प्रोवाइड करना गवर्नमेंट के रेगुलेशंस का रेगुलेटर्स को यानी कानून नाफिज करने वालों को, शेयर होल्डर्स को, क्रेडिटर्स को, एम्प्लॉयज़ को और या कुछ और स्टेक होल्डर्स को, ये सब रिपोर्ट राइटिंग के अंदर ही आ रहा होता है। तो जनाब एक बात याद रखें कि एक प्रोडक्ट या एक सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना लोगों के साथ हो सकता है कि इंटरेस्टेड हो, जैसे कि कस्टमर्स और एम्प्लॉयज़ के लिए उन्हें होता है कि जनाब हमने फाइंडिंग की, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे। अच्छा, एक रिसेंटली मैं आपको बता ही देता हूँ एक छोटी सी बात। एक शख्स था, वो अपनी एक परफ्यूम की का इश्तिहार मैंने उसका देखा ऐड, तो वो क्या कर रहा था, वो कहता है कि हमारे पास 98% जो है ना वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, ठीक है, वो ये बात कर रहा था। कहता है 2% ऐसे लोग थे जो कि उन्होंने कुछ नेगेटिव कमेंट किया, ठीक है। कहते हैं कि हम 90% पॉजिटिव पे थे, हम चाहते तो हम पॉजिटिव रहते, मसले कोई नहीं था, लेकिन हमने देखा कि ये 2% भी क्यों सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। तो हमने इसके ऊपर रिसर्च की, उनसे बात की, डिस्कशन की, और फिर उसके बाद हमने प्रोडक्ट के अंदर और इम्प्रूवमेंट की, एंड दिस एंड दैट। तो चीज़ क्या होती है कि जनाब आप जब कस्टमर्स के साथ शेयर करते हैं ना रिपोर्ट कि हमने इस तरह ये किया, तो वो और ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं अबाउट योर प्रोडक्ट और सच टाइप ऑफ थिंग्स। तो समराइज़ करते हुए, ठीक है, और फॉर्मली प्रेजेंट करते हुए इंफॉर्मेशन को और अपनी आरा को जो कि आउटसाइड एक्सपर्ट्स की तरफ से आती हैं एक क्लियर और कंसाइज वे में, ठीक है, ये एक बिल्कुल वैसा ही वे है जैसा कि एक ऑडिट रिपोर्ट होती है। ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है कि जो आपने मुकम्मल तौर पे जो ऑडिट किया होता है, जो एक चीज़ के ऊपर मुकम्मल फाइनेंशियली एक चीज़ को देखा होता है, उसके तमाम चीज़ों को, प्रूफ्स को, चेक्स को जो कि पास हुए होते हैं, हर चीज़ को देखा होता है, तो उसके बाद आप उसे पास करते हो, तो दिस इज़ एक्चुअली एक ऑडिट रिपोर्ट टाइप थिंग। और याद रखें कि जब आपको कोई रिपोर्ट देखने के लिए कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो आपके ऊपर एक बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहा है, और आपका रिप्लाई किसी कंपनी के फ़ायदे के लिए
या एक कंपनी को डुबोने के लिए अपना किरदार अदा कर सकता है। इसलिए रिपोर्ट फिर आपने बड़े ध्यान से और बड़ी सोच समझ के लिखनी होगी। फीचर्स क्या होते हैं बिजनेस रिपोर्ट के, इसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा, याद रखें कि रिपोर्ट राइटिंग लिखना हो सकता है कि ये कोई डिमांडिंग प्रोसेस हो, जो कि ऑथर को असल में ना वो इस चीज़ के ऊपर बड़ा परेशान होते हैं लोग कि वो कहाँ से शुरू करें, कहाँ से अपनी बात का आगाज़ करें। कहानी तो लिखनी है, लेकिन कहाँ से मैंने आगाज़ किया, क्या किया, ये तमाम चीज़ें। अच्छा, जब आप रिपोर्ट्स को, अपनी फाइंडिंग्स को, तमाम तो चीज़ों को इकट्ठा कर रहे होते हैं, तो उस वक्त कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कैसे कैसे जा रहे हैं, उसका प्रूफ भी आपके पास होना चाहिए। कहीं आप गए तो वहाँ की एक पिक्चर हो जाए और डिमांड करने पे आप बताएं कि ये सारा था। अच्छा, किसी से आपने इंटरव्यू लिया तो आप उसकी वीडियो प्रूफ भी आपके पास रख सकते हैं आप, और ये रखना ज़रूरी है जब आप काफ़ी हाई लेवल पर कर रहे हैं काम तो। अच्छा, किसी रिटन कम्युनिकेशन के साथ रीडर का जो रीडर है, पर्पस और कंटेंट, ठीक है, तमाम मीडियम जो होते हैं उन सबको देखा जाना चाहिए जब आपने एक बिजनेस रिपोर्ट को लिखना शुरू करना है। याद रखें कि रिटन कम्युनिकेशन के साथ साथ रीडर, पर्पस, कंटेंट, मीडियम तमाम को देखना चाहिए। वही मैंने आपको बताया कि हर चीज़ के ऊपर आपके पास प्रूफ होना चाहिए। एक रिपोर्ट का बड़ा अहम और सबसे ही प्रिंसिपल गोल ये होता है कि वो एक गाइड के तौर पे अपना काम कर रही होती है, रीडर के लिए डिसीजन मेकिंग का काम कर रही होती है और एक्शन का इसके ऊपर लेने का काम कर रही होती है। और वही मैंने बताया ना, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके ऊपर। और नतीजा क्या निकलता है कि ये कुछ ऐसे मैं दोबारा वापस करता हूँ कि ये कुछ ऐसी ड्यूटीज़ होती हैं जो कि रिपोर्ट कंपोज करते वक्त जो है वो एसोसिएट होती हैं, लागू होती हैं। फंक्शंस क्या होते हैं राइटिंग रिपोर्ट के? इन्फॉर्म करना है, रिकॉर्ड करना या रेकमेंड करना है, सिफारिश करनी, बताना कि ये करो। रिपोर्ट इफ़ेक्टिव होती है कब होती है कि जब आप, इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन व्हाट यू सी एंड व्हाट यू डू एंड व्हाट यू थिंक। ये इसी चीज़ पे बेस कर रही होती है कि आपने क्या देखा, क्या किया और आप सोचते क्या हो। किसी इवेंट के ऊपर जो है वो आप अपना एक पूरा अपनी फाइंडिंग्स देते हो, ठीक है। ये एक चीज़ के बारे में बात करती है रिपोर्ट बहुत ही डिटेल के साथ। ये भी यकीन किया जाता है कि फैक्ट फाइंडिंग जो होता है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है एज़ कम्पेयर टू क्या फॉल्ट फाइंड करें, ठीक है। फैक्ट को फाइंड किया जाए जनाब, इसे एक बड़ा इम्पार्शल वे में, पार्शल नहीं होना, एक तरफ नहीं आपने रहना, आपने इम्पार्शल होके काम करना है, न्यूट्रल होके काम करना है। वो लोग जो कि रिपोर्ट लिखते हैं उन्हें जनाब अपने आइडियाज़ और मेथड्स को और अपनी तमाम एक्सपर्टीज़ को यूज़ करना चाहिए वाइल राइटिंग अ रिपोर्ट। अच्छा, रिपोर्ट की कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, वो मैं आपके साथ टाइप्स को शेयर कर देता हूँ। पहले वॉलंटरी होती है। वॉलंटरी क्या होती है कि इनको अपनी चॉइस के ऊपर आप देते हैं, आपको नहीं किसी ने कहा लिखो, एम ही बस ये फन्ने खां बने हो। अच्छा, वैसे अच्छी बात भी है, कहीं पे आपको लगे कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके ऊपर फाइंड कीजिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपको फाइंड करना चाहिए। आपसे कोई पूछ भी नहीं रहा कि आप लिख रहे हो कि नहीं लिख, आप काम क्या है, आपको कहाँ पे गलती लग रही है एंड ऑल दैट, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं नहीं जी मैंने तो इसके बारे में ज़रूर फाइंड करना है कि क्या है। इसकी एक बड़ी मिसाल मैं आपको ज़बरदस्त दूंगा, वो यहाँ पे वो ये वाली फ़िल्म है, याद है आपको इसका? शायद मैं स्पेलिंग सही लिखे हैं कि नहीं मुझे नहीं याद, लेकिन ये फ़िल्म तो सबने देखी होगी, गब्बर, ठीक है। ये शायद GABAR था, मुझे क्या पता, मैंने कौन सा उसको देख के पेपर देना था। तो गब्बर के अंदर क्या था कि वो एक पुलिस कांस्टेबल था, उसके ऊपर थोड़ी कोई ड्यूटी थी कि आप ये काम करें एंड ऑल दैट, ये सब कुछ। लेकिन वो क्या कर रहा है कि वो फाइंड कर रहा है कि आखिर हु इज़ दिस गब्बर, और उसके ऊपर उसने बड़ा काम किया और उसने फिर यही कहा था, वेल डन साधु, तुमने तो 90% केस जो है वो खुद ही सॉल्व कर दिया। याद आ रही बात कि नहीं? वैसे अच्छी है, इंटरेस्टिंग फिल्म है। खैर, तो मैं इसका ये मतलब नहीं होती सब कुछ छੱਡ के फिल्म देखो, पेपर की तैयारी करो, मैं बस आपको एग्जांपल देनी सी। तो जनाब क्या है, ये सारी चीज़ों को देखना ज़रूरी होती है। वो क्या होती हैं कि इनमें से बहुत सी तो ये लॉन्ग रिपोर्ट्स होती हैं जो कि बहुत से मामलात के ऊपर बात कर रही होती है, ठीक है। तो वो इस चीज़ का को भी मेक श्योर करती हैं कि जो आपका गोल है वो क्लियर है। जैसे एक अटर्नी है, मंथली टास्क रिपोर्ट जो है वो शेयर करता है असाइंड मैनेजर को, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अच्छा, इंटरनल रिपोर्ट्स क्या होती हैं? इंटरनल रिपोर्ट्स होती हैं जो कि इंटरनल यूज़ होती हैं, ठीक है। टू, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट,
ये टॉप पे होता है आपके मेमो यानी रिपोर्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये भी असल में उसकी एक टाइप ही होती है, जिससे उसको कभी मेमो भी कह देते हैं। तो जनाब ये इंटरनल हेडिंग्स होती हैं, अगर ज़रूरी हों, विजुअल्स ऐड होते हैं, जैसे में कमेटी रिपोर्ट होती है प्रोजेक्ट प्रोसेस के लिए, प्रोग्रेस के लिए। एक्सटर्नल रिपोर्ट क्या होती है? एक्सटर्नल रिपोर्ट्स होती हैं वो जनरेट की जाती हैं कम्युनिकेशन नीड्स को का ख्याल करते हुए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो कि उन मामलों के ऊपर जो ख़ास तौर पे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के होते हैं, तो उनको एक लेटर्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स के तौर पर प्रिपेयर किया जाता है। जैसे बोर्ड इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट होती है, आपने अक्सर इसके बारे में सुना होगा, ये भी इस चीज़ की मिसाल है। फॉर्मल रिपोर्ट क्या होती है? फॉर्मल रिपोर्ट वो होती है जिसे प्रिपेयर किया जाता है इन एडवांस एंड प्रेजेंट किया जाता है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को, ठीक है। जैसे रिपोर्ट लिखनी है एम्प्लॉय की तरफ से टू HR डिटेलिंग ट्रैवल, हाउसिंग एंड लर्निंग रिजल्ट्स आफ्टर ट्रेनिंग सेशन। ये बस समझते जाए चीज़ों को। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन तमाम को याद रखें, पैटर्न सेम ही है सबका, यानी समझे कि आपको जो रिपोर्ट आएगी उसका पैटर्न वही होगा जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये चीज़ों का बस ये थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज़ों को एक बेस लेवल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर दूँ, और वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। इनफॉर्मल क्या होती है? इनफॉर्मल रिपोर्ट होती है ये एक 1-to-1 डिस्कशन होती है दो लोगों के दरमियान में, ठीक है। और इसका नतीजा क्या निकलता है कि ये सिंपल और फ्यू सेंटेंस होते हैं, या एक सिंगल पेज के ऊपर ये सारा कुछ हो सकता है, ठीक है, और लॉन्गर भी हो सकती है, ठीक है। ये डिपेंड कर रहा होता है। सेल्स एसोसिएट जो होता है वो क्या करता है कि अपने मैनेजर को एडवाइस देता है मार्केट के बारे में, ठीक है। सेल्स एसोसिएट जो है वो ये काम कर रहा होता है। बात को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। तो जनाबे वाला हम आगे आ रहे हैं, तो स्टैट्यूटरी या लीगल रिपोर्ट्स जो होती हैं, रिपोर्ट दैट इज़ डन इन द वे दैट इज़ रिक्वायर्ड बाय द लॉ जो रिक्वायर करता है वो रिपोर्ट दैट इज़ एक्चुअली स्टेटरी या लीगल रिपोर्ट होती है। ये स्ट्रक्चर और कंटेंट जो इन रिपोर्ट्स का होता है इसको डिसाइड किया जाता है उन लोगों की तरफ से जो कि उस रिपोर्ट को तैयार कर रहे होते हैं। इन रिपोर्ट्स ये रिपोर्ट्स जो होती हैं ये लॉ की रिक्वायरमेंट होती हैं, और ये जनाब उसी शख्स को भेजी जानी चाहिए जिस शख्स का उससे ताल्लुक़ होता है, वरना लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का सामना किया जा सकता है, जैसे ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा, पीरियोडिक रिपोर्ट्स क्या होती हैं? पीरियोडिक या रूटीन डिस्कस रिपोर्ट्स होती हैं जो कि रूटीन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो है वो होती हैं, और इनका जो रोल होता है ये आप क्या कर सकते हैं, साल में 1 दफ़ा 2 दफ़ा, ये क्वार्टरली या मंथली बेस के ऊपर, अच्छा ये वीकली भी हो सकती है, यहाँ तक कि डेली भी ये रिपोर्ट शेयर की जाती है। जैसे क्वार्टरली डिपार्टमेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट ये CEO के लिए बनाई जाती है, और एक आपका मैनेजर है तो उसके लिए हो सकता है डेली आपको बनानी पड़े। स्पेशल रिपोर्ट होती है जी। अच्छा, स्पेशल रिपोर्ट ये वो रिपोर्ट होती है जो फोकस करती है एक स्पेसिफिक इशू पर, ठीक है, और या किसी ख़ास सेट ऑफ डाटा के ऊपर। हर पर्टिकुलर जॉब के लिए एक स्पेशल रिपोर्ट जो होती है वो क्रिएट की जाती है, ठीक है। उसकी यूनिकनेस की वजह से क्या होता है कि ये अलाउ करती हैं ज़्यादा फ्रीडम को। ताहम जनाब ये फ्री शेप होती है इनकी, तो ये क्या होती है, ज़्यादा चैलेंजिंग होता है इसे कंपोज करना, ठीक है। डिलीजेंस रिपोर्ट है, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, यानी ये सबसे ज़्यादा, और यही आती है आपके पेपर में अगर मैं आपको बताऊं तो, और इसलिए आपको ये एक स्पेशल रिपोर्ट ही समझो तैयार करनी पड़ती है एंड ऑल दैट। तो इन्फॉर्मेटिव रिपोर्ट क्या होती है? एक टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, रिपोर्ट जो होती है जो शो करती है कि टैक्सेस कैसे पे किए जाएँ, टैक्स कंप्लायंस, और इस चीज़ के ऊपर ये सारी क्या होती है, इन्फॉर्मेटिव रिपोर्ट होती है। रिसर्च करनी है किसी चीज़ के ऊपर आपने, ठीक है, और रिसर्च में बाकायदा रिसर्च की जाती है फिर, ठीक है, एक टॉपिक के ऊपर, तो ये बेस होती है इंटरनल और एक्सटर्नल रिसर्च के ऊपर, ठीक है। तो रिसर्च के बाद क्या होता है कि ये प्रोवाइड करती हैं फाइंडिंग्स, आइडियाज़ या दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ज़्यादा केसेस के अंदर जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होती है ये रिक्वेस्ट करती है कि इन रिपोर्ट्स को डेवलप किया जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जनाब, विदाउट टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं नेक्स्ट बात को। तो जनाब वाला प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होती है जी? आपने कोई प्रोजेक्ट दिया था, उसकी प्रोग्रेस के बारे में बताएं, कहाँ तक पहुँचे, क्या हुआ, किस किस तरह से आपने चीज़ों को देखा एंड ऑल दैट। परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट भी होती है। अच्छा, अप्रेज का मतलब क्या होता है? सराहना, शाबाशी देना। तो डॉक्यूमेंट्स होती हैं ये बताती हैं कि कितना अच्छे से एक एम्प्लॉय ने काम किया, और वो फिर क्या बनते हैं, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनते हैं। तो ये वाले भी आपने एम्प्लॉय ऑफ मंथ के ऊपर भी बाकायदा पूरा एक पैनल जो है वो देख रहा होता है, एक जो सीनियर एक टीम होती है वो देख रही होती है कोई किस तरह से काम कर रहा है, किस किस वे में, किस किस मामले को उसने किस किस तरह से देखा, वो उसने प्रेशर को कैसे हैंडल किया एंड ऑल दैट सच टाइप ऑफ थिंग्स। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट्स भी इसी का हिस्सा है। अच्छा,
फिर उसके बाद चेयरमैन को एनुअल रिपोर्ट शेयर करनी होती है। तो चेयरमैन की जो एनुअल रिपोर्ट होती है समराइज़ कर रही होती है ऑर्गेनाइजेशन के पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, क्या उन्होंने हासिल किया, क्या चैलेंजेस थे। ये रिपोर्ट जो होती है वो डिटेल बताती है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के बारे में, प्रिपरेशन क्या की जा रही है उसको अचीव करने के लिए, और जो जो आउटकम्स आ सकते हैं उन चीज़ के ऊपर, प्रॉफिट, कैश फ्लो एक्सपेक्टेशन, ये सब कुछ उस रिपोर्ट के अंदर होता है जो कि तमाम स्टेक होल्डर्स को भेजा जाता है, करंट और पोटेंशियल एज वेल, क्रेडिटर्स और एनालिस्ट को। अच्छा, ये कौन कौन से होते हैं स्टेक होल्डर्स, क्या होते हैं, ठीक है, ये आपने यकीनन PRC 5 में इसके ऊपर देखा होगा और आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। ये स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, जिनका एक कंपनी में एक ख़ास मुकाम और हिस्सा होता है, ठीक है। अच्छा, तो ऑपरेटिंग रिपोर्ट क्या होती है? एक ऑपरेशनल रिपोर्ट होती है जो कि एक ख़ास वक्त की ऑपरेशनल एक्टिविटी के ऊपर बताती है, ठीक है। एक पीरियोडिक रिपोर्ट होती है जो अलाउ करती है मैनेजमेंट को कि वो बड़ी जल्दी से एक कंपनी की परफॉर्मेंस को देख सके और जज कर सके। मैनेजमेंट क्या करती है कि ऑपरेशनल रिपोर्ट्स को इस्तेमाल करती है आइडेंटिफाई करने के लिए स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज दोनों को। अच्छा, एथिकल कंसिडरेशंस हैं कुछ, ज़रा उनके ऊपर बात करते हैं टाइप्स की बात। एथिक्स ये कहते हैं कि जब आप एक बिज़नेस रिपोर्ट लिख रहे होते हैं तो राइटर को ट्रुथफुल होना चाहिए, क्रेडिबल होना चाहिए। वही मैंने बताया ना कि आपकी रिपोर्ट के ऊपर आगे फिर एक्शन लेना है। तो आप अगर गलत रिपोर्ट दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि यू आर डूइंग रॉन्ग। ये एक अच्छी एक्टिविटी नहीं है कि जिससे आपको नुकसान ही होगा इन द लॉन्ग रन। यानी पहली बात है कि आप क्रेडिबल नहीं रहेंगे, ट्रूथफुल नहीं कंसिडर होंगे, आप पार्शल जब होंगे तो इसका मतलब है कि वो जिसका आपने साथ दिया वो गया तो फिर आपको नहीं छोड़ा जाएगा। तो याद रखें। और उसके बाद दूसरा, यहाँ से आगे जब आप फौत होकर भी जाएंगे तो उसके बाद भी बड़े ज़्यादा उसको के नताइज को भुगतना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें इनके एथिकल कंसिडरेशन में, सिर्फ इसी को समझ लें, आपको बात समझ आ जाए कि MC कुछ थोड़ी आने जो मैं इन सबको पढ़ाऊँगा, इसलिए बस ये क्या है कि मैं चीज़ों को समझा दूँ। की कंपोनेंट क्या होते हैं एक बिज़नेस रिपोर्ट के, ज़रा उसके ऊपर देखते हैं, ठीक है। तो जनाब वो टाइटल पेज होता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स, वो आपने जब लिखना होता है तो उसमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। एग्जेक्टिव समरी, ठीक है, इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इंट्रोडक्शन है, बैकग्राउंड है, बॉडी होती है जिसके अंदर आप क्या डिस्क्रिप्शन, फाइंडिंग, डिस्कशन, सब कुछ, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, रेफरेंसेस, ठीक है, ये भी ज़रूरत नहीं होती हमें लिखने की। और फिर अपेंडिसेस की भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती जब हम ICAP के अंदर लिख रहे होते हैं। तो वरना हमने रेफरेंस भी लिखना होता है। टेबल ऑफ कंटेंट्स यानी एक पूरे ही समझो कि एक 600 सफ़ों की आपकी रिपोर्ट है तो टेबल ऑफ कंटेंट्स तो बनेगा ना उसका। इस पेज पे ये है, इस पेज पे ये है, इस पेज पे ये है, इस पेज पे ये है एंड ऑल दैट, ये सब कुछ, ठीक है। रेफरेंस क्या क्या है उस रेफरेंस के बारे में भी आप लिखेंगे और उनकी फाइल्स को अटैच करेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं है। अच्छा, इसको ज़्यादा एलैबोरेट अगर करना है, सिर्फ एक नज़र देखना है, ज़रूरत नहीं है, मैं फिर बता दूँगा आपको कि ICAP बुक से भी आप इसको सिर्फ एक नज़र देख सकते हैं। वरना अब मैं वही बताता हूँ, बुक को मैंने कभी भी सपोर्ट नहीं किया कि आप बुक को पढ़ें, चाहें तो आप देख सकते हैं, फ़ायदा कोई नहीं होगा, लेकिन फिर भी देख लें, कोई मसला नहीं। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको, अब ये बड़ी अहम बातें हम कर रहे हैं, ठीक है, इनको बड़े ध्यान से आपने समझना है क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी बातें चल रही हैं। लेटर, अब रिपोर्ट लिखते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा हमारे लिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आंसर किए जाने चाहिए ताकि इफ़ेक्टिवली प्लान किया जा सके रिपोर्ट राइटिंग प्रोसेस को। कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, रिपोर्ट का मतलब असल में क्या है, कि किस चीज़ से रिलेटेड है, और मतलब क्या कि इसका कितना को अमल दखल है किसी एक चीज़ के अंदर, ठीक है। तो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, इसको ज़रा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे मीट मैं दोबारा शायद मुझे लगता है मैं सही नहीं बता सका, मेरा दिल ये कह रहा है, इसका मतलब है कि रिपोर्ट जो होती है वो कितनी को इम्पॉर्टेंट है, हाउ मच इम्पॉर्टेंट, और इसका कितना को इम्पैक्ट होगा उस शख्स के सामने कि जिसको आप वो रिपोर्ट दे रहे हैं, और उससे आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकल सकते हैं अगर उसमें कोई गलती होगी तो, यानी आपने सही, अगर ट्रूथफुल नहीं है, क्रेडिबल नहीं रहे तो सॉरी जी। तो कहाँ से आप नेसेसरी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हो, ये भी बड़ा ज़रूरी है, और कौन इस रिपोर्ट को देखने वाला है ये पता होना चाहिए। कितना वक्त लगेगा इस रिपोर्ट को बनाने में, ठीक है, कितना वक्त लगेगा इस रिपोर्ट को लिखने में, और पहले से ही मैं क्या जानता हूँ, पहले मैं ये बताऊँ, तो ये सब कुछ कैसे होगा, प्लानिंग से।
ये बात याद रखनी है। प्लानिंग के बगैर तो जनाब ज़िंदगी फजूल है, ये मैं आपको बताता चलूँ। अच्छा, आइडेंटिफाई करना है पर्पस को, ऑडियंस को और कॉन्टेक्स्ट को। तो उसके लिए क्या है कि पर्पस को डिफाइन करने के लिए ऑडियंस और कॉन्टेक्स्ट को डिफाइन करना, इसका मतलब ये है कि आप फिगर आउट कर रहे हैं कि गोल क्या है टारगेट प्राइमरी या सेकेंडरी ऑडियंस के लिए, ठीक है, और कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं, ये सब कुछ। सेल्स डिस्काउंट रिपोर्ट होती है, इसका पर्पस क्या है, प्रोडक्शन है, रूटीन है, पीरियोडिक और स्टैंडर्डाइज्ड रिपोर्ट होती है। और ऑडियंस इसकी क्या होती है, सेल्स डिस्काउंट रिपोर्ट की सेल्स मैनेजर, ठीक है। और कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, सीजनल प्रमोशन से रिलेटेड जो पर्टिकुलर लोकेलिटी में होती है, जहाँ पे अप्रूवल जो होती है वो मैनेजर की तरफ से देना ज़रूरी होती है। अच्छा, एम्प्लॉय वेलबींग रिपोर्ट क्या होती है, गुडविल के लिए पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ को इसके ऑडियंस होते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ब्लोइंग पॉलिसी, जिसमें क्या होता है कि विसल ब्लोइंग पॉलिसी क्या होता है कि ये इनोवेशन एक पर्पस होता है कि हम कैसे इनोवेशन ला सकते हैं। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो ऑडियंस डायरेक्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है जस्टिफाई किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के बारे में एक पॉलिसी को प्रेजेंट करते हुए, दिखाते हुए, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, चीज़ को आगे लेके चलते हैं। एक मिनट रुकिएगा जी। आइडिया जनरेशन, वही बात कि आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस। थिंक अबाउट डिफरेंट आइडियाज़, ठीक है। आइडियाज़ के बारे में आप लोगों ने सोचना होता है और उन आइडियाज़ को आप जो है वो साथ साथ क्या कर रहे होते हो, राइट डाउन कर रहे होते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जब ब्रेनस्टॉर्म किया जाता है, इससे क्या होता है, क्रिएटिविटी आपकी बढ़ती है। बार बार चीज़ों के बारे में आप अंडरस्टैंड करते हो, चीज़ों को बार बार जब सोचते हो तो आप अच्छे अंदाज से उस चीज़ को कवर करने की आदत आपके अंदर आ जाती है। अच्छा, अब क्या करना चाहिए रिपोर्ट लिखने के लिए, तो जनाब पहला बात है कि आपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना है, यानी एक यूनिफॉर्म वे में चलना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे पहले अगर हेड ऑफिस जाना है, ठीक है, तो आप ये नहीं करेंगे कि पहले आप जाएंगे इधर प्लेटफॉर्म में, ठीक है, क्योंकि ज़रूरत तो पहले हेड ऑफिस की थी, तो इसलिए ऑर्गेनाइज होकर चलना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है। अप्रोप्रिएट ऑर्डर जो होता है प्रेजेंटेशन के लिए एक रिपोर्ट के अंदर, ये बेस्ड कर रहा होता है इन चीज़ के ऊपर, रैंकिंग के ऊपर, ठीक है। डिसेंडिंग सही रहेगा या असेंडिंग ठीक रहेगा, ये आपने देखना है, यानी नीचे से ऊपर शुरू करनी है बात या ऊपर से ही शुरू करनी है बेस लेवल से। अच्छा, ग्रुपिंग जो होती है, इसे स्पैटियल इसे बोलते हैं ग्रुपिंग। ये अरेंज करना चाहिए एक डायग्राम या चार्ट के अंदाज में। रिपोर्ट के अंदर आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पेपर के अंदर इसकी ज़रूरत नहीं है, आपने इसको लिखना नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है कि डिसेंडिंग एंड असेंडिंग होता है, इंपॉर्टेंस के ऊपर आता है। आर्ग्यूमेंट होते हैं, टॉपिकल होता है कि इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज की जाती है कॉमन थीम्स के ऊपर, ठीक है। मज़ीद आगे चलते हैं, प्रॉब्लम सलूशन क्या है, ये सब कुछ लिखना ये भी ज़रूरी होती है। डायरेक्ट वे जो होता है उसको यूज़ किया जाना चाहिए। ये बस ज़रूरत नहीं है इसको देखने की, छोड़ दें इसको, जानबूझ के मैं इसको अलग कर रहा हूँ। आउटलाइन करना, ठीक है। सिंपल एक्शंस जो हैं वो यूज़फुल हैं, जो आपको लेने चाहिए। स्टार्ट करने के लिए आपने क्या करना है कि तमाम पॉइंट्स को लिखना है जो कि आप अपनी रिपोर्ट्स में लिखना चाहते हैं। आउटलाइन अपने लिए, जो कि ये अपने लिए बनाई जाती है, फिर उसके बाद आप क्या करते हो कि आप उसको कंप्लीट और इन डिटेल लिखना शुरू करते हो। लिस्ट को जो है ना वो अपडेट किया जाता है, और तमाम रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट यानी ऐड करते हुए जो हर टॉपिक से रिलेटेड है। एक्सेप्टेबल लॉजिकल स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ किया जाना चाहिए रीडर के लिए और एक्टिविटी के लिए, जब आप एक लिस्ट सब्जेक्ट्स की बना रहे होते हैं, ठीक है। ज़रूरत नहीं है भाई क्या बुक से देखने की, क्योंकि मैं आगे इसको बता रहा हूँ, नेक्स्ट की तरफ आता है। तो वही मैंने पीछे बताया कि की कंपोनेंट्स क्या हैं बिजनेस रिपोर्ट के, वो मैंने अभी आपके साथ शेयर किए और इन सब चीज़ों के ऊपर मैंने बात की। अच्छा, ये जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, सिर्फ अभी आपने काम ये करना है कि आपने इनको एक नज़र देख लेना है, ठीक है। इनको एक नज़र सिर्फ देखें अगले 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर, 5 से 6 मिनट में देखें और फिर अगले 4 मिनट आप थोड़ा सा रेस्ट करें, ठीक है, क्योंकि हमारा सेशन 1 जो है ना वो कंप्लीट होने जा रहा है। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे रिपोर्ट आपके सामने डिटेल लिखी हुई आपके साथ शेयर करूँगा, और फिर कोशिश करूँगा कि इसी टाइम पॉसिबल के अंदर अंदर मैं आपको रिपोर्ट राइटिंग एक और लिख के दिखाऊँ
कि वहाँ पे क्या, वो आपको याद होगा मैंने स्टार्ट में बोला था कि आपने पाकिस्तान रेलवे से रिलेटेड जो है वो लिखना है। तो वो भी साथ साथ अगर मैं उसको लिख ना पाया टाइम कमी की वजह से, तो मैं बोलता रहूँगा कि यहाँ पे ये लिखा जा सकता है, इस तरह से किया जा सकता है। ठीक है, तो सिर्फ मैं आपको 10 मिनट की ब्रेक दे रहा हूँ, 10 मिनट के बाद दोबारा आते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।